दरवाजा बंद कर देना जाने के बाद। नमस्कार। आज पूरे भारत इस चीज से परेशान है, या एक तरह से कहा जाए कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत में लगातार जो भारतीय करेंसी है वो लगातार डॉलर के मुताबिक तुलना में बहुत तेजी से गिर रही है। आपने सुना होगा, और आज जब मेरी क्लास हो रही है, आज का तारीख यानी कि 18 नवंबर, तो एक डॉलर लगभग 81.71 है या 72 है, यानी 81 रुपए 72 पैसे के आसपास में है आज की। लगातार देखा गया है कि करीब करीब एक साल में जितना रुपए इस साल गिरा, शायद इतिहास में इतना रुपए में डाउनफॉल देखा नहीं गया। तो यही ज्वलंत प्रश्न के साथ हम लोग निकलते हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि रुपया बहुत तेजी से भारत में यानी कि गिर रहा है अदर करेंसीज के कंपेयर में, खासकर डॉलर। यहां पर मैं डॉलर की बात करूंगा क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज में डॉलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है। दूसरा पॉइंट यह भी देखने की बात है कि भारत में उतना पैनिक सिचुएशन नहीं है ना। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग गंभीरता के साथ में इसको सोच रहे। तो क्या गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, या उतना आवश्यक नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है भैया, सब कुछ हो जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले कारण क्या है, क्या वह रीजंस हैं जो बेसिकली इस सब के पीछे खड़ा है। देखिए, इसको जानने से पहले आप लोगों को यह भी जानना होगा कि आखिर इस बात को जानना होगा कि यदि मैं आपसे कहूं कि बेसिकली क्या कोई भी करेंसी, मैं सिर्फ रुपए की बात नहीं करता हूं, मैं रुपए और डॉलर की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मैं बात करता हूं कि टोटल ऑल ओवरऑल यदि कहा जाए तो क्या वो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं किसी भी चीज के, किसी भी करेंसी के रेट को। हो सकता है वह चाइनीज करेंसी हो, चाहे वह जापानीज करेंसी हो, चाहे वह पाकिस्तानी करेंसी हो, चाहे बांग्लादेश का टका हो। तो आखिर इन सब चीजों का, या इंडियन रुपीज, जो आखिर डॉलर से कैसे किया जाता है, तो ये सारा खेला टिका हुआ एक्सचेंज रेट पर। एक वर्ड यूज किया जाता है, बड़ा ध्यान देंगे, वर्ड है आपका एक्सचेंज रेट, है ना। एक्सचेंज रेट एक वर्ड यूज किया जाता है कि भारतीय रूप, यदि हमें डॉलर लेना है तो उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा, मतलब कितना रुपए दे करके डॉलर को प्राप्त किया जाए, ये एक एक्सचेंज रेट है, एक बात रखी जाती है। ये एक्सचेंज रेट को डिसाइड कौन करता है, सबसे बड़ी बात। तो एक्सचेंज रेट को डिसाइड करता है, याद रखेंगे, डॉलर और रुपए के बीच का जो एक्सचेंज रेट है, इसको डिसाइड करता है, सबसे बड़ी बात वह है डिमांड एंड सप्लाई। वही नियम जो इकोनॉमिक्स का आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, वही नियम यहां पर भी लागू होता है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि जरा सुन लीजिए। जैसे मान लो कि इंडियन रुपी का सप्लाई ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा सप्लाई हो रहा है, ठीक है, इंडियन रुपी का हमारे यहां सप्लाई बहुत ज्यादा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि किसी वस्तु की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसका रेट कम जाएगा, यानी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात। और यदि रुपए का डिमांड बढ़ता है तो उसका रेट बढ़ेगा, यानी डॉलर के कंपेयर में उसका रेट स्ट्रांग होगा। उसी ढंग से यदि डॉलर का सप्लाई, मतलब मान लीजिए कम हो गया, डॉलर का सप्लाई कम हो जाए और सप्लाई कम हो जाए और उसका डिमांड बढ़ता चल जाए, एक साइड से आप सप्लाई कम किए हुए हैं और दूसरे साइड से आपका डिमांड जो है वो बढ़ता गया, यानी कि सप्लाई डॉलर का यदि डिमांड कहा जाए तो डिमांड क्या हो गया, वह आपका कम बढ़ता चला गया, और इधर आपको सप्लाई देखेंगे डॉलर का, यदि वो कम होता चला गया तो क्या होगा, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, ये जो लॉ है डिमांड एंड सप्लाई का, जो लॉ है उसी से डिसाइड होता है। किसी चीज की ज्यादा
मांग हो गई तो उसका डिमांड बढ़ गया, डॉलर की मांग ज्यादा हो गई, डिमांड बढ़ गया, रुपए का डिमांड कम हो गया, रुपए का मूल्य गिर गया। तो डिमांड एंड सप्लाई का नियम आप बखूबी समझ रहे हैं। तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुझसे सर कि क्यों नहीं डिमांड को, एक्सचेंज रेट को एकदम स्थिर कर दिया जाए, लीगल कर दिया जाए, मतलब अपन कर लें कि 50 रुपया इज इक्वल टू $1 और आरबीआई इस बात को कह दे कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है ना, कि हम एक निर्धारित कर दे। ऐसा नहीं, हम फिक्स नहीं कर सकते हैं इस चीज को। क्यों? क्योंकि 1993 में हम लोगों ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया था। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि मार्केट शुड डिसाइड द रेट ऑफ रूपी, नॉट द आरबीआई और द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट रेट डिसाइड नहीं करेगा, ये सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का जो नियम होगा वो डिसाइड करेगा। हम लोगों ने 1993 में इसको पूरी अच्छी तरीके से रूल को लॉ कर दिया। हाँ, कुछ देश हैं जो अभी भी फिक्स किए हुए हैं कि मेरा इतना रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कुछ कंट्री हैं जिन्होंने फिक्स कर रखा है, जैसे सऊदी अरब है, कतर है। तो ऐसे कुछ कंट्रियां हैं, कतर हुआ, सऊदी अरब हुआ, इन लोगों ने अपने करेंसीज को डॉलर के कंपेयर में फिक्स कर रखा है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। लेकिन इंडिया और अदर विश्व की जितने भी करेंसियां हैं, मेन करेंसी, चाहे जापानीज यान हो, चाहे वो मार्क हो जर्मनी का हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का यूरो हो या खुद डॉलर हो, ये सभी फ्लोटिंग करेंसियां हैं और भारत ने भी इसको अडॉप्ट कर रखा है। इसलिए हम लोग चेंज नहीं कर सकते। डिमांड एंड सप्लाई का नियम यहां पर काम करेगा। तो आप कहेंगे सर कि जब भी रुपया का वैल्यू, अब यहीं से समझ में आपको आ रहा होगा बातों को कि इसका मतलब सिंपल है, वो आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं रुपए का डिमांड मार्केट में कम हो गया है और डॉलर का डिमांड बढ़ गया है ना। और दूसरा तरफ से कान पकड़ेंगे तो यहां पर यह होगा, इसका मतलब यह हुआ कि डॉलर की सप्लाई कम हो गई है ना। यह भी तो है, एक बात हो सकता है कि डॉलर की सप्लाई कम हो गई। अब देखते हैं क्या क्या चीजें बात है, इस चीज को आप ध्यान में रख करके ही चीजों को समझें, ठीक है, कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई के नियम से, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। इस चीज को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सब कुछ तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए रीजन क्या है, रीजन सबसे बड़ा रीजन है कोविड-19। और ये मैं एक्सटर्नल फैक्टर कह रहा हूं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले हम देखते हैं कोविड-19। आपको पता है कोविड-19 के समय क्या हुआ, 2020, 2021, कम से कम ये 2 साल ऐसे रहे, कोविड-19 के ये 2 साल ऐसे रहे। इस पीरियड में जितने भी डेवलप कंट्रीज थे, ऐसा तो है नहीं केवल डेवलपिंग कंट्रीज को उससे नुकसान पहुंचाया, डेवलप कंट्रीज जितने मान लेते हैं डेवलप कंट्री, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वह ईयू हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये सारे कंट्रीज जो जितने भी डेवलप कंट्रीज थे, यहां पर भी एक तरह से क्राइसिस आना शुरू हो गया, यहां पर भी मंदी आना शुरू हो गया। बताइए, तो कोविड-19 में जितने भी कंट्रीज थे उनकी इकोनॉमी, यदि मैं कहूं कि उनकी जीडीपी स्लो डाउन हो गई। ये आपको दिखेगा भी, आप देखेंगे। यदि मैं बात करूं खासकर डेवलप कंट्री की, जो एडवांस डेवलप कंट्री है, 2020 में इनका जीडीपी ग्रोथ रेट -4.5 था, -4.5। वैसे ग्लोबल कहा जाए तो -3.1, -3.1 जो था ग्लोबली पूरा स्लो डाउन हो गया 2020-21 में। और ऐसे कहा जाए तो एडवांस इकोनॉमी जितनी भी थी उनकी भी जबरदस्त कमर टूटी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? अब जरा एक चीज बताइए कि आपके यहां पर, यानी कि जितने भी विदेशी शक्तियां थी, ताकतवर देश है, अमेरिका, चाहे वह यूरोपियन यूनियन हो, इन सब की कमर टूट गई है कोविड-19 में, और ग्रोथ रेट आपको सामने हाजिर है -4.5 एडवांस कंट्री का। इससे क्या हुआ, इससे सीधा इंपैक्ट पड़ गया हमारे यहां इन्वेस्टमेंट में। यानी यदि मैं आपसे कहूं इसका सीधा इंपैक्ट कहां पड़ गया, इन्वेस्टमेंट पर, इंडिया के इन्वेस्टमेंट में, इंडिया के इन्वेस्टमेंट में, निवेश, इंडिया के निवेश पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। चाहे वह निवेश एफडीआई के फॉर्म में हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वह निवेश इन्वेस्टमेंट
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वह निवेश FII के रूप में हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, है ना, FDI में डायरेक्ट लोग करते हैं, आप जानते होंगे, इकोनॉमिक्स का टर्म है। यानी ये इन्वेस्टमेंट के रूप है, यानी कि विदेशी लोग जब किसी भी देश में पैसा लगाते हैं तो इस रूप में लगाते हैं। भारत में भी इस रूप में खूब पैसा आता है बाहर से। क्यों लगाते हैं? क्योंकि भारत के यहाँ मजदूरी सस्ता है, भारत के यहाँ रिसोर्सेस है, तो वो अपनी कंपनियों को बोलते हैं जाओ भैया भारत में जाकर लगाओ। लेकिन ये सब कुछ ठीक चल रहा था कब तक? कोविड-19 से पहले। अब बताइए कोविड-19 में जिनका जब आया और इसका असर आज तक देखा जा रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया असर खत्म हो गया हो। तो सबसे ज्यादा हुआ कि ड्रामेटिक रूप से भारत का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था वो कम हो गया। यानी क्या हो गया? FDI कम आने लगा भारत में, FPI कम आने लगा, FII कम आने लगा, और इससे क्या हुआ? इससे सिंपल हो गया कि इसका देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ डॉलर कम हो गया। भैया सप्लाई कम हो गया जब आपके यहां FDI नहीं आ रहा है, धीरे धीरे FDI खत्म होता जा रहा है आपके यहां सब कुछ, तो सप्लाई कम हो गया। सप्लाई कम हुआ तो वाजिब बात है डॉलर मजबूत होता चला गया और रुपए कमजोर होता चला गया। सबसे पहला सप्लाई कम है भैया, डिमांड तो उतना ही है, और डिमांड के रूप में सप्लाई कम हो गया तो रुपए के सामने डॉलर का मूल्य बढ़ता चला गया। दूसरा पॉइंट यह भी हुआ, जरा देखा जाए, वह यह है कि इन्वेस्टर्स ने, जैसे कि मान लेते हैं भारत में बहुत सारे लोग FDI, जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रियां थी, विदेशी कंपनियां, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। तो पहला तो सप्लाई खत्म हुआ, ये आप कह सकते हैं। दूसरा इसका इंपैक्ट एक और भी पड़ा, वह यह पड़ा कि जरा देखा जाए इसको, दूसरा एक इंपैक्ट यह भी पड़ा कि केवल सप्लाई ही खत्म नहीं हुआ, इन्होंने जो इन्वेस्ट कर रखा था भारत में, अब यह पैसा भारत से बाहर जा रहा है, बाहर लेके जा रहे हैं। अब भैया वहां कोविड-19 है, सब जगह कोविड-19 था, सबको लगा कि इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्राजील हो, जितने भी ताकतवर कंट्रीज थे, उनको लगा कि अब इन सब क्षेत्रों में पैसा रखना बेवकूफी है। तो खासकर FPI और FI ये सब क्योंकि बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं। FDI तो कम से कम चलो थोड़ा स्थिर मनी होता है निवेश का, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन ये सब तो एक तरह से शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट्स है। इन्होंने तेजी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। कोविड आया, डर गए सब, कहीं भारत धराशायी ना हो जाए, सबको डर था, एक अनचाहा दुश्मन सामने खड़ा था। तो एक तरह से सप्लाई तो कम हुआ ही, इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, पैसा निकालना शुरू कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। यानी जितना भी शेयर पैसा लगाए हुए थे कंपनी से पैसा निकालना शुरू किया। इससे क्या हुआ, इससे सप्लाई के साथ साथ जो आपके पास पहले से फॉरेन रिजर्व था वह भी कम होने लगा। दो कारण, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि डॉलर की सप्लाई यदि कम हो जाए और उसका डिमांड बढ़ता चल जाए तो उससे क्या होगा, डॉलर मजबूत होगा, और उसके कंपेयर में रुपया क्या होगा, कमजोर होगा। तो यही हुआ कोविड-19 के कारण। क्या हुआ, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ताकतवर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। अब इन्वेस्टर के पास ताकत नहीं है, वो क्या करे, कोई प्रोडक्ट लेने वाला नहीं था। तो और दूसरा उन्होंने ये भी किया, जो बचा कुचा था उसको भी लेके जाना शुरू कर दिया। आगे आइए, आगे और देखते हैं और क्या इसमें कुछ आपने पॉइंट देखा। एक तो ये कारण, आगे देखिए, फिर अब आगे आइए। फिर इसी कोविड-19 का ही परिणाम था कि कोविड-19 का परिणाम था कि रिलीफ पैकेज आना शुरू हुआ। रिलीफ पैकेज आना शुरू हो गया, जैसे कि भैया अर्थव्यवस्था को बाहर निकालना हम लोगों ने भी लगाया। अमेरिका ने करीब करीब माना जाता है 5 ट्रिलियन, अमेरिका ने माना जाता है कि लगभग 5 ट्रिलियन का बेल आउट पैकेज दिया अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बूम करने के लिए। जबरदस्त तरीके से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जबरदस्त तरीके से अपने यहां पर बेल आउट पैकेज दिया, किसी ढंग से अर्थव्यवस्था बढ़े। अब इससे क्या हुआ जरा देखिए, जैसे ही अमेरिका ने अपने यहां पर कोविड-19 के इफेक्ट को खत्म करने के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को इन्वेस्ट किया, उससे क्या हुआ, अमेरिका में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करने के लिए अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में डॉलर का सप्लाई बढ़ा। आपको पता होना चाहिए, जब रुपए मार्केट में ज्यादा आता है तो उनके लिए रुपए तो डॉलर ही था, उससे क्या हो गया, मांग बढ़ गया, सामानों की मांग बढ़ गई। अब कोविड-19 में बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी, प्रोडक्शन लेवल उतना नहीं था, और प्रोडक्शन क्या था, मांग बढ़ा लेकिन प्रोडक्शन लेवल अभी भी वही था पुराना वाला,
तो प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गया, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लोगों के पास में आ गया अचानक। इससे क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ, वहां महंगाई आ गई। अमेरिका में क्या हो गया, महंगाई आ गया। अब यदि महंगाई आ गया अमेरिका में, तो वो अपनी महंगाई से लोग लड़ेंगे कि आपके यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। जरा ये बताइए तो, अमेरिका के लोग या विश्व के, आप खाली, मैं अमेरिका नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि जो देशों में, जो देश आगे बढ़ बढ़ के भारत में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो ताकतवर देश, सब जगह महंगाई बढ़ी, क्योंकि सभी ने अपने यहां से कोविड-19 को से बाहर निकालने के लिए अर्थव्यवस्था में जबरदस्त पैकेज दिया। भारत ने भी दिया 20 लाख करोड़ का, तो इन्होंने भी दिया। इससे क्या हुआ, मनी फ्लो बढ़ा, मनी फ्लो बढ़ा तो वहां महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी, उसका सीधा इंपैक्ट क्या हुआ कि अब वो लोग इन्वेस्ट करने से रुक गए, क्योंकि सेविंग होगा तब ना इन्वेस्ट कीजिएगा आप, आपके यहां पैसा ही कम बच रहा है, तो आप सेविंग नहीं कर रहे, इन्वेस्ट नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट इसका इंपैक्ट पड़ा कि भारत में विदेशी पैसा आना बंद हो गया। ठीक है, तो आप इसको, बात को आप समझ सकते हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एक बात और भी, वह यह है कि एक तरह से कहा जाए कि महंगाई बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट पावर घटेगा, ये बात को ध्यान में रखेंगे। और महंगाई बढ़ाने में सिर्फ कोविड-19 का योगदान नहीं है, और उसके बाद जो दिया गया पैकेज, उसका योगदान। सभी देश आज के तारीख में जूझ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। यानी यदि मैं कहूं कि कोविड-19, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं पॉइंट वाइज कर देता हूं, जैसे कि कोविड-19 फर्स्ट पॉइंट था, दूसरा पॉइंट हो गया आपका पैकेज, अब मैं तीसरा पॉइंट कर रहा हूं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तीसरा पॉइंट। क्लाइमेट चेंज से भी क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज जिस ढंग से होता जा रहा है, कभी फ्लड आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो स्कार्सिटी ऑफ फूड जनरेट हो चुका है। हर देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, हर देश में परेशानी है। वहां पर क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ, इससे भी महंगाई आती है, इन्फ्लेशन, इससे भी इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन से लड़ेंगे कि आप इन्वेस्ट करेंगे, तो दोस्त लोगों ने इन्वेस्ट करना रोक दिया। तो कई कारण है इसके कि आखिर भारतीय रुपए इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है, क्योंकि डॉलर का सप्लाई रुक गया है भारत में। ठीक है, आगे देखिए कुछ और बातें। और रही कही कसर, रसिया यूक्रेन वॉर ने पूरा कर दिया। यानी जो सप्लाई होना चाहिए था उसको क्या किया, उस सप्लाई को पूरा तरह से क्या किया, चेंज कर दिया। अब रसिया यूक्रेन वॉर से देखिए, एकदम रुपए डूब रहा था, उसमें इसने और आग में घी का काम किया। जैसे देखिए क्या हुआ। अब इससे क्या हुआ, जैसे मान लो ईयू, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जहां से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत में आता है, इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएगी। इन्वेस्टमेंट आएगा तो फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी आएगी तो क्या होगा, रुपया मजबूत होगा। लेकिन क्या हुआ, रसिया यूक्रेन वॉर से क्या हुआ, ईयू और अमेरिका, यहां पर इन दोनों जगह में क्या हुआ, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस हो गया है, फूड ग्रेन्स का क्राइसिस होता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, कई आंदोलन हो रहे हैं वहां पर। इससे क्या हुआ, जो रसिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, उससे क्या हुआ है, जितने भी बड़े बड़े विकसित देश हैं उन पर जबरदस्त तरीके से एनर्जी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि रसिया वाया यूक्रेन एनर्जी पहुंचाता है। आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन जो है वो सरप्लस फूड ग्रेन कम से कम व्हीट के मामले में देता है। व्हीट यानी गेहूं की जरूरतों को पूरा करता है। भैया पूरा यूरोप आज के तारीख में महंगाई से लड़ रहा है, वहां पेट्रोल पंप तक बंद कर दिए गए थे। अब आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। और इस चरण में क्या हो गया, जैसे ही इतना बड़ा क्राइसिस आया, उससे इन्वेस्टमेंट जो कोविड-19 के बाद रुका था वो और ज्यादा डीप हो गया। और इन्वेस्टमेंट रुकने से क्या हुआ, फॉरेन करेंसी भारत में रुक गई और रुपया और भी ज्यादा गिरता जा रहा है। तो आप समझ में अब आपको आ रहा होगा कि आखिर क्या क्या वो कारण है और कैसे क्या हो रहा। ठीक है, आपको इस बात को समझ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट कुछ और भी है रुपया, और यदि मैं आपसे कहूं कुछ अलग से, यदि मैं एक बात कहूं वो यह भी है कि केवल ऐसा नहीं है कि रसिया यूक्रेन युद्ध, बहुत सारी बातें और भी थी कि जिन्होंने हमारे रुपए को कमजोर किया। जैसे मान लेते हैं कि जिस ढंग से ईरान
पर पहले प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप उससे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हमें और किसी और देश, आपको पता होना चाहिए कि ईरान और भारत के बीच में जो क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है उसमें ईरान भारतीय करेंसी को भी लेता था। तो ग्लोबली रूप से देखा जाए, जिस ढंग से ईरान पर उन्होंने ये किया, सेंसस लगा दिया, अब ईरान से भारत तेल नहीं ले पा रहा है। इससे क्या हुआ है? इससे हमें डॉलर में व्यापार करना पड़ रहा है। तो डॉलर की डिमांड ज्यादा होती जा रही है, और जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वो महंगा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपने एस्पेक्ट देखा, उसमें मैंने ईरान भी कहा, क्लाइमेट चेंज भी कहा, और कैसे इन्वेस्टमेंट ये हो रहा है और मनी सप्लाई दिक्कत हो रही है। कुछ ये बोलेंगे सर कि ये अब तो आप इंटरनल फैक्टर्स बता रहे हैं, थोड़ा एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल। अब इंटरनल पर आते हैं, थोड़ा देखते हैं इंटरनल रीजंस क्या क्या। इंटरनल रीजंस में बहुत बड़ा बात है कि भारत में लगातार महंगाई, मुद्रास्फीति लगातार बनी हुई है, चाहे वह रिटेल सेक्टर हो या होलसेल सेक्टर हो, चाहे वह होलसेल सेक्टर हो या रिटेल सेक्टर हो। भारत में क्या देखा गया है कि लगातार महंगाई बनी हुई है। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं मैं कोई एक कंपनी हूं एक्स, और मैं बनाता हूं, मान लेते हैं कोई मैं एक सामान बनाता, मान लेते हैं मोबाइल बनाता। चूंकि भारत में महंगाई लगातार बढ़ रही है, इससे क्या होगा कि यदि कल मुझे मोबाइल बनाने का जो खर्च मेरा मान लेते हैं वो 500 रुपए था या 5000 रुपए था, अब वो धीरे धीरे बढ़ करके क्या हो गया, 8000 रुपया हो गया। या मान लो मोबाइल की जगह पर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, क्योंकि भारत कॉटन का बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है, खासकर गुड कंप्लीट गुड्स का, जैसे कि सूती वस्त्र वगैरह। तो मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई कपड़ा जो अभी 1000 रुपए में बन जाता था, अब उसके लिए 1200 रुपए देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, जो लगातार भारत में महंगाई हो रही है उससे क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल भी महंगा हो रहा है। और जब रॉ मटेरियल महंगा होगा, लगातार महंगाई, रिटेल हो चाहे होलसेल हो, लगातार मुद्रास्फीति बनी हुई है, इससे क्या हुआ, वस्तुएं महंगी होगी, खासकर मीडिएटर वस्तुएं, मिडिल वस्तुएं। अरे भैया, मिडिल वस्तुएं मतलब कपड़ा बनाओगे तो उसके लिए कपास चाहिए ना, कपड़ा तो फाइनल गुड है, लेकिन जब सब चीज महंगा हो गया तो अंत में फाइनल गुड भी जो बनेगा वही महंगा होगा। अब मान लेते हैं जब महंगा हुआ तो 1000 रुपया वाला 1200 हो गया। अब जैसे कल को मान लेते हैं चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या ईरान हो या कोई भी देश हो, जिसको 1000 रुपए में सामान मिलता था, यदि अब मैं 1200 में दूंगा, उससे क्या होगा, उससे वो कम करेगा, कम डिमांड करेगा, यानी हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट अफेक्टेड होगा, एक्सपोर्ट कम जाएगा, निर्यात कम जाएगा, और इसका क्या रिजल्ट होगा, डॉलर का सप्लाई भी कम हो जाएगा और रुपया कमजोर पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो लगातार महंगाई है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे हमारी वस्तुएं महंगी होती जा रही है, और एट लास्ट क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा भी आएगा, जब आ ही गया है कि भारत में निर्यात बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है, और लगातार क्या हो रहा है, डॉलर की जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई है हमारे यहाँ। आगे देखिए, अगला पॉइंट इंटरनल में देखते हैं, वो यह है कि केवल इन्फ्लेशन ही जिम्मेवार नहीं है हम दोनों के बीच। इंटरनल रीजन में देखा जाए, थोड़ा सा इसको देखा जाए और भी, तो यहां पर है इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, जरा देखा जाए, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब यहां पर यह हुआ कि खासकर कोविड 19 के आने के बाद क्या हुआ कि डिमांड में जबरदस्त कमी आई। लेकिन जैसे जैसे कोविड 19 खत्म होता जा रहा है और आज 2022 नवंबर चल रहा है, तो कोविड 19 के बाद एक अचानक, जैसे मैं कहूं अचानक, डिमांड बढ़ गया, अचानक डिमांड बढ़ गया है। कोविड 19 की समाप्ति के बाद क्या हुआ, अचानक डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ेगा, खासकर क्रूड ऑयल हो, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे पल्सेस हो, दाल हो, मतलब छोटी छोटी चीजों का भी डिमांड बहुत बढ़ गया। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा, आयात करना होगा, यानी इंपोर्ट। और इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट जो होगा
डॉलर में होगा, यानी आपके यहां से डॉलर बाहर जाएगा। यानी क्या हुआ, अभी जो कोविड-19 के बाद जो डिमांड जल्दी से इंक्रीज हुआ है उसको पूरा करने के लिए हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। आओ सामान लेकर के आओ, पूरा करो। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। इससे क्या हुआ, जो डॉलर है वो भी बाहर जा रहा है। यानी एक तो हमारे यहां की महंगाई के कारण हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं और डॉलर आ नहीं रहा है, उल्टे डिमांड इंक्रीज होने के कारण और तेजी से डॉलर बाहर ही जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे क्या क्या चीजें हुई हम लोगों की और ये क्या हो गया। आगे देखते हैं, इसी से एक जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, यानी कि आप लोग ये भी देख सकते हैं, वह यह है कि यानी इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट यह भी है कि इंटरनल फैक्टर में जो इन दोनों से मिला जुला रूट है कि इस दौर में, जब दौर में रुपया कमजोर होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा रीजन क्या है कि हम लोगों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट लो हो गया है और इंपोर्ट ज्यादा हो गया डिमांड के कारण। डिमांड के कारण ऐसा समझ में आ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे रह गया तो मैं चाहता हूं उसको मैं बता ही दूं आप लोगों को कि मैंने एक बात कहा था एक्सटर्नल फैक्टर्स में कि जो सभी देशों ने जो पैसा देना शुरू किया अपने अपने देशों में कोविड-19 से बाहर निकालने के लिए, और मैंने कहा कि यूएसए ने तो कम से कम 5 ट्रिलियन का बेल आउट पैकेज दे दिया कि भैया जाइए जाकर के कोविड-19 को सही किया जाए। अरे पैसा हाथ में नहीं दिया जाता है, ये नहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अमेरिका की जनता को दे दिया गया, पैसा तक लोगों की पहुंच को आसान बनाया जाता है। ब्याज दर में कमी कर दी जाती है, जैसे कि बैंक को कहा जाएगा कि आपको लो इंटरेस्ट में, है ना, जो मेन बैंक है वो आपको पैसा देगी, तो जब इनको लो इंटरेस्ट में जाएगा तो ये भी लो इंटरेस्ट में जनता को देंगे, तो जनता तक पैसा आसानी से पहुंचेगा। तो यहां पर जरा समझिए क्या हुआ। इससे मैंने क्या कहा, महंगाई बढ़ी थी, बोला था ना महंगाई बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ये। लेकिन दूसरा पॉइंट एक और भी आया, वो यह हुआ कि जब महंगाई बढ़ी, मतलब इससे क्या हुआ, इतना आया, आगे चलकर क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इसको खत्म करने के लिए फेडरल बैंक ने, यानी अमेरिका की जो सबसे बड़ी बैंक है, उन्होंने फिर से क्या किया, जितना पैसों की, देखिए मार्केट में जब मनी का फ्लो बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती, और जब मनी का फ्लो कम किया जाता है तो महंगाई कम। ये नियम सरकार कई हथकंडे अपनाती है मनी के फ्लो को कम करने के लिए, यानी मार्केट से मनी को खींचने के लिए। भारत में रिवर्स रेपो रेट इसका बहुत बड़ा एग्जांपल। आप बैंक रेट बढ़ा दीजिए, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दीजिए, इन सबसे क्या होता है, पैसा खींच लिया जाता है। अब हुआ क्या, जब महंगाई बढ़ी अमेरिका में, तो अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि चलो पैसा को अब ज्यादा खींचा जाए, तो उन्होंने लालच दिया। उन्होंने कहा सभी को कि आप अमेरिकन, एक तरह से कहा जाए, उन्होंने लालच दिया ये कि आप ट्रेजरी बॉन्ड को लें, सरकारी बॉन्ड को ट्रेजरी बॉन्ड कहा जाता है, उसको खरीदें, उस पर आपको हम ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, ये कहना शुरू किया। उन्होंने कई सारे सरकारी ट्रेजरी बॉन्ड निकाले अमेरिकी गवर्नमेंट ने, ताकि लोग उससे खरीदेंगे तो क्या होगा, उनमें कहा गया कि लंबे समय तक आप रखेंगे तो इतना हम पैसा आपको देंगे। तो उनको लगा कि यार बाहर पैसा रखने से बढ़िया है, यहां को खास फायदा नहीं है, इससे काम करो, सारा पैसा लेकर के अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लो। और ऐसा चीज भारत पर भी इफेक्ट किया, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स भारत में पैसा लगाए हुए थे, उनको लगा यार भारत में तो कोविड-19 भी आया हुआ, अभी स्लो डाउन है पूरी इकोनॉमी, है ना, और उधर अमेरिका ने अपना ट्रेजरी बॉन्ड निकाल दिया है, ट्रेजरी शेयर निकाल दिया है सरकार ने, और वहां पर तो लग रहा है कि सरकार ने कहा कि इतना गारंटी तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा ही, इतना तो इंटरेस्ट दूंगा ही। तो इन्होंने क्या किया, भारत से पैसा निकाल करके अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया, और इस ढंग से भी अमेरिकी डॉलर भारत से खत्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं, एक तो महंगाई के कारण खत्म हुआ ही, साथ साथ उस महंगाई कंट्रोल करने के लिए जब फेडरल बैंक ने ट्रेजरी बॉन्ड निकाला, तो हमारे यहां के इन्वेस्टर्स ने
डॉलर निकाल निकाल के, जो विदेशी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डॉलर निकाल के अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड को खरीद लिया और हमारे यहां डॉलर कम हो गया। और आपको पता ही है एक्सचेंज रेट डिसाइड कौन करता है? डिमांड एंड सप्लाई। हमारा सप्लाई कमजोर हो गया। आगे चलिए, आगे देखते हैं। तो और हम लोगों ने इंटरनल फैक्टर में भी देखा, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन लगातार बढ़ा हुआ है, इंक्रीज डिमांड हो चुका और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में भी कमी है। अब आते हैं अगला एक टॉपिक पर, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। सॉरी, अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, मतलब कि इसका प्रभाव, इंपैक्ट, यानी इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो रुपया लगातार गिर रहा है और डॉलर जो लगातार बढ़ रहा है, यानी आज के तारीख में मैंने कहा कि $1 इज इक्वल टू लगभग 81.72 रुपीज हो चुका है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को देखना होगा। बड़ा सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। देखिए, मैं निगेटिव पहले कहता हूं। देखो, निगेटिव में क्या होता है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होते हैं ना, यानी जो विदेशी व्यापार होता है वह विदेशी मुद्रा में होता है, खासकर डॉलर में। मोटा मोटी समझने की कोशिश करते हैं। कई देशों से कई तरह की बात भी किया जाता है कि आप अपना रुपया दें, हम अपना दें, लेकिन अमूमन देखा यह गया कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वह किस में होता है? डॉलर में होता है। अब खासकर जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल बनेगा, जिससे डीजल बनेगा, जिससे कैरोसिन ऑयल बनेगा, जिससे एलपीजी गैस बनेगा, जिससे एरोप्लेन का तेल बनेगा, है ना, सब बनेगा। ये सब महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले हम कम पैसे में, जब डॉलर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? डॉलर में होता है। तो पहले तो मान लेते एक समय था जब 50 रुपए में ही $1 था, और आज डॉलर उतना ही है, डॉलर की ताकत आज उतना ही है, लेकिन अब आपको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए, $1 को के बराबर आने के लिए। तो क्रूड ऑयल का रेट मान लेते हैं उतना ही हो, लेकिन डॉलर का रेट, रुपए का रेट तो गिर गया है, और इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो डॉलर में होता है। इससे कारण से क्या होता है कि अब हमें और ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं क्रूड ऑयल को खरीदने से, यानी पेट्रोल। इसका साफ पड़ेगा क्या कि हम लोग का ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। एक तो पेट्रोल मान लेते हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये तो महंगा होगा ही, यानी इससे क्या होगा? सेविंग कम होगा हमारे लोगों का, ठीक है ना, हमारे लोगों का सेविंग कम होगा, इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, सामान नहीं खरीद सकेंगे। दूसरा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो फूड ग्रेन्स भी महंगा हो जाएगा, वेजिटेबल महंगा होगा। तो कहने का मतलब है कि जब रुपया कमजोर पड़ता है तो क्रूड ऑयल महंगा होता है। उससे क्या होता है? पेट्रोल डीजल जैसे यातायात की जो चीजें हैं वो महंगी होती है, लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो उनका सेविंग कम हो जाएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट पावर जो होता है आम जनता में वो कमजोर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट में अब ज्यादा रुपए खर्च होगा तो सामान की आवाजाही ज्यादा पैसे लगेगी भैया, उससे क्या होगा? गेहूं का दाम बढ़ेगा, सब्जियों का दाम बढ़ेगा, तो आम जनता पर भी इसका प्रभाव आपको साफ देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट और भी देखें, केवल ये तो है नहीं, केवल यही चीज आप मंगाते हैं क्रूड ऑयल, ऐसा तो है नहीं। ये तो आपने देखा कि आपने क्रूड ऑयल मंगवाया तो उसका क्या क्या इंपैक्ट आपने देखा। भैया, आप विदेशी व्यापार में मोबाइल मंगाते हैं, लैपटॉप भी मंगा सकते हैं, कई सारी चीजें और भी मंगाई जाती हैं, रॉ मटेरियल यानी मिडिल गुड्स भी मंगाए जाते हैं, वो सब भी महंगे हो जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे सीधा यह होता है कि ये और महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा? पहले आप ज्यादा रुपए आपके बाहर निकलेंगे, कहां? इंपोर्ट पर आपको ज्यादा खर्च करना होगा। पहले डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत था तो कम ही रुपए में मोबाइल भी आ जाती थी, लैपटॉप भी आता था। अब हमको ज्यादा रुपए खर्च करना पड़ेगा,
क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया, रुपए कमजोर हो गया, है ना। तो अब भारत यदि चाइना से, मान लेते हैं हम चाइना से या अमेरिका से हम मोबाइल, उस कंपनियों से मोबाइल या लैपटॉप ले रहे हैं, तो अब ज्यादा वो महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया। इसका मतलब इंपोर्ट पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, यानी इंपोर्ट पर ज्यादा हो रहा है और निर्यात तो कम हो ही गया है। तो इसका कारण से क्या होगा? इसका अगला इंपैक्ट यही पड़ेगा कि करंट जो अकाउंट है वो आपका घाटा में जाएगा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था का जो करंट अकाउंट है वो जबरदस्त घाटा में जाएगा। भारत, जिसको आप व्यापार घाटा बोलते हैं, करंट अकाउंट में व्यापार घाटा होता है, वस्तुओं का व्यापार भी और सेवाओं का व्यापार भी। करंट खाते, करंट अकाउंट में क्या होता है, ये इसमें कितना पूरे वर्ष में ट्रेड हुआ उसका लेखा जोखा होता है, कितना निर्यात हुआ, कितना आयात हुआ। भैया वस्तुओं का भी होता है और सेवाओं का भी होता है, दोनों का होता है। तो क्या होगा जब हम बहुत ज्यादा हमें पैसा लगेगा इन सब चीजों में, क्योंकि ये महंगी हो जाएंगी, तब हमारा क्या हो जाएगा? व्यापारिक घाटा होगा। व्यापारिक घाटा से करंट अकाउंट में घाटा होगा, है ना। और इसका परिणाम यह होगा, ध्यान देंगे, वो यह है कि फिर क्या होगा? आप इस घाटे को कम करने के लिए क्या करेंगे, जरा बताइए तो। अब आपको जो घाटा हो रहा है, यानी व्यापारिक घाटा या करंट अकाउंट पर जो आप डेफिसिट है, इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? आप डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा व्यापारिक घाटा कम करने के लिए। आप कर्ज लीजिएगा, आप कर्ज लेंगे, आप अपनी संपत्तियों को बेचेंगे, यानी विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे क्या होगा? जो हमारा एसेट है वो खत्म होता है, जो हमने पहले से बना रखा है, जैसे LIC, ONGC, कई सारी चीजें हैं। हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट किया हुआ है अभी हाल में बहुत सारा, तो हम लोग कर्ज बढ़ता चल जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड तो करते रहना है भैया, ट्रेड तो करना पड़ेगा, कर्ज लीजिए, फिर कर्ज बढ़ता है, ये होता। तो आपने निगेटिव इंपैक्ट देखा। कुछ पॉजिटिव पर भी आते हैं, इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट को भी देखते हैं, जरा देखिए। आप कहेंगे सर केवल निगेटिव कैसे, कुछ पॉजिटिव भी होगा। देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी यदि रुपया कमजोर पड़ता है तो इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है। मान लो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या, जरा देखो। मान लेते हैं कि कोई एक कॉटन का शर्ट है, मान लेते हैं कि कॉटन का शर्ट है, पहले 100 रुपए में था, कोई भी चीज, और इसको मैं US में बेचता हूं, ठीक है, US में बेच रहे थे। मान लेते हैं एक जमाना होगा जब 50 रुपए = $1 होगा, तो उस समय एक US का आदमी $1 में, ध्यान से सुनेंगे, $1 में 2 शर्ट ले सकता था। और आज मान लेते हैं, आज भी 100 रुपए में हम शर्ट बना रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन आज के तारीख में क्या हो गया है? 82 रुपया हो गया है, यानी लगभग वह क्या कर सकता है? $1 में अब लगभग 2 शर्ट ले सकता है, 2 शर्ट ले सकता है। यानी जब आपका रुपए कमजोर होता है तो उससे भारत का निर्यात बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले उतने ही डॉलर में उसे कुछ सामानें मिलती थी, अब उतने ही डॉलर में वो उससे ज्यादा सामान ला सकता है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि इससे क्या होता है? निर्यात बढ़ता है, किसी भी देश का निर्यात बढ़ता है यदि उसका मूल्य कम होता है, फॉरेन जो मेन करेंसी है उसके रिस्पेक्ट में। तो डॉलर के रिस्पेक्ट में, चूंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, यदि उससे रिस्पेक्ट में भारत का रुपया कमजोर होता है तो कम से कम मैन्युफैक्चर गुड का, है ना, निर्यात बढ़ सकता है। एक देखा गया है, बढ़ता ही है, ठीक है, क्योंकि अब लोगों को, विदेशों को, मान लेते हैं चाइना से वो जो सामान खरीद रहे थे इतना डॉलर दे करके, अब इतना ही डॉलर दे करके वो भारत से इतना सामान खरीद सकते हैं। तो भारत से क्यों नहीं खरीदेंगे, चाइना से क्यों खरीदेंगे? क्यों? क्योंकि हमारा रुपए कमजोर हो गया। तो किसी भी देश का निर्यात बढ़ता है, यानी कि इससे क्या होता है? निर्यात, और निर्यात बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फैक्ट्रीज
इस्टेब्लिश होंगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार मिलेगा। तो कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है कि एक स्तर तक यह फायदा दे सकता है और एक स्तर के बाद यह नुकसान की श्रेणी में भी आ सकता है। तो आपने देखा कि क्या क्या वो कारण थे या कारण है जो लगातार भारत का रुपए कमजोर होता जा रहा है। निर्मला सीतारमन ने कहा ही था कि हम उतना अच्छा नहीं, बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉलर हमसे अच्छा कर रहा है। लेकिन यह बोल करके हम पीछे नहीं हट सकते हैं। सच्चाई यह है कि एक स्तर तक सब कुछ सही है, उसके बियॉन्ड कोई भी चीज गड़बड़ हो सकती है। चलिए अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।